सीआरपीसी की क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर क्लासेस को। अगर कोई प्रॉब्लम हो बीच में तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक शॉर्ट व्यू कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर 30 की। शॉर्ट व्यू देखेंगे एक नज़र में। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का चैप्टर 30। और ये सेक्शन 395 से लेकर के 405 तक डिफाइन किए गए हैं। तो इसके संबंध में बस आपको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, आपकी इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। चलिए ज़रा ध्यान दें। हाँ, एक और खुशखबरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो अभी रिसेंट थोड़ी देर पहले विजिट किया हुआ था अपना यूट्यूब, तो हम लोग कितने सब्सक्राइबर पर पहुँच गए हैं? 600 के करीब करीब पहुँचने वाले हैं। हाँ, थोड़े से कम थे इनके 597। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के सहयोग से सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 598 तक हम लोग पहुँच गए हैं। मतलब एक महीने में 200 कैंडिडेट के करीब बढ़े हुए हैं। तो चलिए ठीक है, रेशियो 0 से तो बहुत बेटर ही है, अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोगों को थोड़ा सा इन्हांस करती हैं, मोटिवेटेड करती हैं कि हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम क्लासेस को। तो यहाँ पर एक नज़र डालते हैं चैप्टर 30 पर। निर्देश और पुनरीक्षण की बात की गई है। रेफरेंस एंड रिवीजन सेक्शन 395 से लेकर के 405 तक ये डिफाइन किए गए हैं। चलिए सेक्शन 395 में ज़रा देखिएगा। रेफरेंस टू हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय को निर्देश। सेक्शन 396 में डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के निश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 397 में कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिविजन, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। नेक्स्ट सेक्शन 398 में पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, जांच करने का आदेश देने की शक्ति। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 399 में सेशन जजेस पावर ऑफ रिविजन, सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 400 में पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियाँ। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 401 में हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, यानी कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। सेक्शन 402 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफ़र रिवीजन केसेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफ़र रिवीजन केसेस, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामले को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। सेक्शन 403 में देखिए, ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। सेक्शन 404 में स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर बाय हाई कोर्ट, महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। सेक्शन 405 में हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट, उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। ये आपने एक शॉर्ट व्यू देखा हुआ चैप्टर 30 का, जिसमें आपने ये सेक्शन के बारे में देखा किसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब चलते हैं हम सीधे आपको बैरेक्ट की तरफ लेके चलना, जरा ध्यान दीजिएगा बैरेक्ट पर। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 30 की निर्देश और पुनरीक्षण की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सेक्शन 395 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय को निर्देश क्या है। सब क्लोज फर्स्ट पर देखेंगे सेक्शन 395 सब क्लोज फर्स्ट में, जहाँ किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय की, अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान या परिवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के निश्चय के लिए निर्देशित करेगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके स्पष्टीकरण और देख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। स्पष्टीकरण में जरा ध्यान दीजिएगा। इस धारा में विनियम से साधारण खंड
1897 में या किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में यथा परिभाषित कोई विनियम अभिप्रेत है। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियम विनियम के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 395 का उच्च न्यायालय को निर्देश। सब क्लोज फर्स्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जहाँ किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय की अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधि मान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है कि कोई भी इसमें एक ऐसा है कि क्या वो वैलिड है या नहीं है, जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है। अब पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि भाई ये जो लॉ बनाया गया है या फिर कोई भी अध्यादेश है या कोई विनियम है, क्या ये एप्लीकेबल भी है या नहीं है। इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, जिसका अवधारण उस मामले में निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान्य या अपरिवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है। तो देखिए, कोई भी नियम है या अध्यादेश है या विनियम है या कोई भी अधिनियम है, या तो वो कैसा हो, उसमें जब ये पता चले कि ये विधिमान्य भी है या नहीं है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो इसका पहले अवधारण होना निश्चित होना चाहिए, तभी तो उसके आधार पर केस निपटाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि ना तो हाई कोर्ट ने ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा घोषित नहीं किया है, तो वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के निश्चय के लिए निर्देशित करेगा। तो क्या किया गया यहाँ पर, अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई कोर्ट है जहाँ पर कोई भी केस रजिस्टर्ड हुआ और केस चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी केस रजिस्टर्ड हुआ, या मान लीजिए JMFC के पास में कोई ट्रायल स्टार्ट हो गई। अब उस ट्रायल में उसको लग रहा है कि ये जो एक्ट है ये लागू है कि नहीं है, इसके बारे में उसको क्लियर नहीं है। न्यायालय को ये लग रहा है कि हो सकता है ये वैलिड हो या ना हो, तो इससे ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले देखेगा क्या हाई कोर्ट ने इसे इनवैलिड किया है, क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया है, नहीं किया। तो फिर क्या करेंगे, ये जो JMFC का न्यायालय है वो अपने कारणों को लिखेगा रिटन में, नोटशीट बना लेगा और केस को निर्देश के लिए कहाँ भेज देगा, हाई कोर्ट। कि सबसे पहले इस लॉ के बारे में, जो ये एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट के बारे में ये डिसाइड हो जाए कि ये एप्लीकेबल है भी या नहीं है। अगर यहाँ एप्लीकेबल है तो फिर केस की सुनवाई करी जाएगी, और नहीं है तो वैसा डायरेक्शन या तो हाई कोर्ट दे या फिर सुप्रीम कोर्ट दे निचली अदालतों के लिए, तभी ये आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। कौन सा सेक्शन आप यहाँ पर पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 395 का सब क्लोज फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पर। अब हम यहाँ पर स्पष्टीकरण पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं स्पष्टीकरण में, इस धारा में विनियम से साधारण खंड अधिनियम 1897 में या किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में यथा परिभाषित कोई विनियम भी अभिप्रेत हैं। तो जो साधारण खंड अधिनियम की ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सब क्लोज नंबर 2 पर सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 395 का सब क्लोज 2। अब जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, यदि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अपने समक्ष लंबित किसी मामले में जिसे उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते, जो आपने ये उपधारा 1 पढ़ी होती इसके उपबंध यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, तो ठीक समझता है, तो वह ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि प्रश्न को, कोई भी विधि का प्रश्न अगर इंक्लूड है उसमें, तो उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है। तो इसको कौन वो कर सकता है विनिश्चय, उच्च न्यायालय कर सकता है, जहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आती है। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अपील में हम कभी जाएं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमें अगर जाना हो, तो फिर यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। किसी को मालूम है कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए जाना हो तो यहाँ पर एक हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपील के लिए।
वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसको क्या बोलते हैं? विधि का प्रश्न। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। तो हाई कोर्ट क्या करेंगे, यहाँ एक सर्टिफिकेट देंगे कि इस केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ इंक्लूड यानी कि विधि का प्रश्न इंक्लूड है, तभी उसकी अपील की जाती है। जनरली वो प्रोवाइड कर देते हैं छोटे मोटे केसेस को छोड़कर। किनकी अपील नहीं होगी, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसे केसेस में जिनकी अपील नहीं होती उनमें नहीं दिया जाता, बाकी सब में वो प्रोवाइड जनरली कर देते हैं। अब चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब क्लोज नंबर 3 पर ज़रा देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 395 का सब क्लोज 3, 395 का सब क्लोज 3 आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पर 3 में क्या दिया हुआ है। देखिए, कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय को उपधारा 1 या 2 के अधीन, जो आपने 2 ये पढ़ी, ऊपर का 1 के अधीन निर्देशित करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक अभियुक्त को जेल को सुपुर्द कर सकता है या अपेक्षा किए जाने पर हाजिर होने के लिए जमानत पर छोड़ सकता है। तो आप जैसे मान लीजिए किसी केस में लॉ का ऑपरेशन उठ गया है, ये वैलिड है या नहीं है। अब इस केस में जो सब क्लोज फर्स्ट था और सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग अगर हाई कोर्ट को निर्देशित कर दिया गया है, तब उस सिचुएशन में उस अभियुक्त का क्या होगा? तो उस अभियुक्त को या तो वो जेल को सुपुर्द कर सकता है, लग रहा है कि अगर अपराधी ऐसा है तो उसे जेल में सुपुर्द करना ठीक है, तो उसे जेल में सुपुर्द कर देंगे। नहीं तो अगर वो हाजिर होने के लिए अपनी जमानत देता है, तो जब अपेक्षा की जाए और उस समय वो हाजिर होने के लिए अपनी जमानत देता है तो उसे जमानत पर भी छोड़ सकता है। लेकिन ये न्यायालय के सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन पर डिपेंड करता है कि वो जमानत दे या नहीं दे। चलिए, इतना क्लियर हो गया सभी को? हेलो गाइस, यस। थोड़े से बताते रह करो, नहीं तो पता चले खत्म हो गया। पढ़ाते गए पूरा, फिर क्लियर क्लोज नहीं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 396 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा, आप पढ़ें सेक्शन 396 का उच्च न्यायालय के निश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। अब जब हाईकोर्ट को कोई मैटर ट्रांसफ़र किया गया है क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए, कि पहले इसका डिसाइड हो जाए कि ये वैलिड है इनवैलिड है, तो फिर आगे की बात की जाए। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 396 में क्या लिखा हुआ है, सब क्लोज आप यहाँ पर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है तब उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे, और उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देशित किया गया था, और वह न्यायालय उस मामले को उक्त आदेश के अनुरूप निपटाएगा। ठीक। सब क्लोज 2 में देखिए, उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है कि ऐसे निर्देश का खर्चा कौन देगा। हाँ, जरा यहाँ पे देखिए सेक्शन 396 में 395 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कोर्ट हाई कोर्ट के लिए निर्देशित करता है और हाई कोर्ट ऐसे प्रश्न का निश्चय करके यहाँ पर जैसे निर्देश दे, जैसा डायरेक्शन दे, उसी डायरेक्शन के अनुसार वो केस निपटाएगा। जैसे पहले हमने पढ़ा हुआ था, देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर फर्स्ट क्लास के द्वारा कोई केस सेक्शन 395 के अनुपालन में या सब क्लोज फर्स्ट और सेकेंड के अनुसार भेजा गया है, तो इसमें क्या होगा, हाई कोर्ट कोई ना कोई डायरेक्शन देगा, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 396 में के अनुसार उसे निपटाएंगे। अब अगले देखिए, इसमें जो भी खर्चे हुए हैं इसका खर्चा कौन देगा, इसके लिए भी डायरेक्शन कौन देगा, हाई कोर्ट देगा। अगर वो कह रहा है कि अभियुक्त से लिया जाए तो फिर अभियुक्त से, और नहीं तो राज शासन के खजाने से तो जाना ही है। चलिए, इतना क्लियर हो गया सभी को? आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मुझे भी बहुत अच्छा पढ़ाना आता यस है। सर। अभी देखना, देखो सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। हम भी नहीं बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोलते ना, हम भी नहीं बोल रहे, नहीं आएगी आवाज़, रहने सर मैं दीजिए। खाना खा रही थी इसलिए नहीं बोला। कोई कोई बात नहीं। चलिए,
हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करें। बाकी सब लोग भी खाना खा रहे हैं क्या आज? ये लोग पार्टी बना रहे हो क्या आप लोग? मना सकते हो भैया, नहीं। थोड़ा बहुत एक आध समोसा इधर भी फेंक देना। कोरोना का टाइम चल रहा है वैसे भी। टीचर टीचरों के बारे में जो छवि है, वो लोग मानते थे कि पहले टीचर कैसे होंगे, वो जैसे मूवी में नहीं दिखाया जाता कभी कभी, देखें आप लोगों ने, एक चश्मा लगा के धोती पहन के ऐसे घूम रहे हैं ना, तो टीचर मतलब हमेशा वो गरीब ही हालत में रहता है बेचारा, समोसे भी नहीं खा सकता। तो अगर आप लोग समोसे वमोसे खाओ, ऐसी कुछ पार्टी वार्टी करो तो प्लीज़ मुझे भी भेज देना, है ना एसएस मैडम? आप भी कुछ बनाए तो मुझे भेज दीजिएगा प्लीज़। बेटा नवनीत, मेरा भी ध्यान रखना हम जैसे टीचरों का। चलो खैर, कोई बात नहीं, आप लोग खा लीजिए तो हम लोग खुश हो जाएंगे यहाँ गाड़ी से। है, गाड़ी है, गाड़ी है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। सेक्शन 397 पर एक बार नज़र डालते हैं यहाँ पर। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। जब कोई भी कोर्ट पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो उस समय वो जो केस था जो पहले चल रहा था उसका क्या करेंगे, अभिलेख मंगाएंगे, रिकॉर्ड मंगाएंगे, तभी तो उसका पुनरीक्षण होगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज आप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित कर दिया जाए, और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। और इसका ज़रा स्पष्टीकरण भी थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हों चाहे वो न्यायिक हों, चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हों या अपीली अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश से अवर समझे जाएंगे। किससे समझे जाएंगे वो? सेशन न्यायाधीश से अवर। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश, सबसे पहले बात की गई या तो हाई कोर्ट या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष, दो तरह के होते हैं, एक अवर होता है, एक प्रवर होता है। अवर मतलब छोटा, प्रवर मतलब बड़ा न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष को, कोई भी निष्कर्ष जो पारित किया गया है, या कोई दंडादेश या आदेश की शुद्धता और उसकी वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है। तो जो भी यहाँ पे किसी अवर न्यायालय के द्वारा इनकी उसकी निचली अदालत के द्वारा कोई भी जजमेंट दिया गया जिसका रिव्यू करना हो, तो ऐसी कंडीशन में रिव्यू या रिवीजन करना, यहाँ पर रिवीजन के लिए बात कर रहे हैं, देखिए पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, तो के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है। तो जो रिकॉर्ड थे वो सारी चीज़ें अपने पास मंगा लेगा और उसकी परीक्षा कर सकता है कि सही हुआ या नहीं। और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक, जो भी अभिलेख की जो परीक्षा हो रही है अभी, जिसमें रिवीजन किया जा रहा है, उस ड्यूरेशन में दंडादेश का निष्पादन है ना, उसको निलंबित किया जाए। अगर कोई पनिशमेंट दिया गया था तब तक के लिए उसे होल्ड पर रखा जाए। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि अभियुक्त परिरोध में, मान लो अभियुक्त को परिरोध में रख रखा है, तो उसे जमानत पर या उसके बंद पत्र पर उसे छोड़ दिया जाए। पनिशमेंट तब देंगे जब वो रिवीजन होने के बाद में
अगर जजमेंट चेंज नहीं होता तो फिर वो पनिशमेंट के लिए आगे बढ़ जाएगा। और जब तक वो रिवीजन चलेगा, कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है, उस ड्यूरेशन में उस जो अपराधी है उसे या तो बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा, उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पष्टीकरण में जरा ध्यान दें। सभी मजिस्ट्रेट, कौन कौन से, चाहे तो वो कार्यपालक हों या न्यायिक मजिस्ट्रेट हों, चाहे वे अपनी आरंभिक अधिकारता को प्रयोग कर रहे हों या कोई भी अपीली अधिकारता को प्रयोग कर रहे हैं, इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायाधीश से अबर समझे जाएंगे, उससे छोटे ही समझे जाएंगे, चाहे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, उपधारा 2 का सब क्लोज यहाँ पर फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। देखो जरा यहाँ पर जो यहाँ पर सब क्लोज फर्स्ट में आपने पढ़ा, इसमें जो पावर्स दी गई पुनरीक्षण के लिए यानी कि रिवीजन के लिए, अगर कोई भी जैसे उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश है, इसके अधीनस्थ कोई भी कोर्ट हो जिसने ऐसा कोई आदेश दिया हो जिसकी वैधता की जांच करनी हो या उसके दंडाधीश की शुद्धता के बारे में बात करनी हो कि ये सही दिया गया नहीं दिया गया, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी जांच करने के लिए पुनरीक्षण के लिए वो ऐसी फाइलें मंगा सकता है। कौन, या तो हाईकोर्ट या फिर सेशन न्यायालय, इन दोनों में से कोई भी। फिर जब वो कार्रवाई चल रही है तो उस समय अभियुक्त को क्या करेंगे, अगर अभियुक्त को उन्होंने पकड़ रखा है तो उसे जमानत पर छोड़ देंगे और या फिर उसे कोई बंद पत्र पर उसे रिहा किया जा सकता है। रिहा मतलब छोड़ देना। और फिर इसके बाद में अगर वो जजमेंट नहीं बदलता तो उसे दोबारा से पनिशमेंट की तरफ चलेगा। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ये जो आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ था, अब इसके बाबत हम यहाँ पर बात करते हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। अगर उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की जो शक्तियाँ हैं, यहाँ पर जो पावर्स दी गई थी कोर्ट को, उसके अनुसार का प्रयोग किसी अपील या जांच में या विचारण या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतर्वर्ती आदेश होते हैं उनमें इनको मना कर दिया गया कि यहाँ पर इन शक्तियों का प्रयोग पुनरीक्षण का नहीं किया जाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, सब क्लोज नंबर 3 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या फिर सेशन न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। मैटर समझ में आया क्या कह रहे हैं ये? अगर किसी व्यक्ति ने आवेदन किया तो वो एक ही जगह आवेदन लगा सकता है, या तो वो कहाँ लगाए, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में। ऐसा नहीं कि उसने एक सेशन कोर्ट में भी लगा दिया और दूसरा हाई कोर्ट में भी लगा दिया, यह नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर किसी एक ही न्यायालय में वो लगा सकता है। सेक्शन 397 आपने पढ़ा हुआ है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, थोड़ा सा कंफर्म करते रहिए जिससे ना मुझे ये पता चले आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ओके गाइस, चलिए अगर जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 398 की। देखिएगा सेक्शन 398 में क्या दिया हुआ है, जांच करने का आदेश देने की शक्ति। सेक्शन 398 में ये आदेश कौन दे सकता है? देखिए जरा, किसी अभिलेख की धारा सेक्शन 397 के अधीन परीक्षा करने या अन्यथा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे परिवाद की जो धारा 203 या 204 की उपधारा 1 के अधीन खारिज कर दिया गया है या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले की जो उन्मोचित कर दिया गया है अतिरिक्त जांच स्वयं करे या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के द्वारा कराए, तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको परंतु कर पा फिर इसको समझाता हूँ मैं आपको। परंतु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया है इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निर्देश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका है। अब जरा यहाँ से समझिएगा, एक एक लाइन पर देखिए।
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जांच करने के आदेश कौन दे सकता है, तो यहाँ सीधी सी बात की गई, दो न्यायालय हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बना, जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सेक्शन 379 के अकॉर्डिंग कोई जांच करना है तो कैसे होगी, कौन कर सकता है? तो देखिए, या तो उच्च न्यायालय, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, या सेशन न्यायाधीश। ये दो लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो सेक्शन 398 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 398 के अकॉर्डिंग आदेश दे सकते हैं। किसके लिए? कि यहाँ पर जांच करने का आदेश की बात कर रहे हैं। ठीक, कौन कौन से यहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पहला तो हाई कोर्ट और दूसरा सेशन न्यायालय। आप ध्यान दीजिए। और किससे जांच कराया जा सकता है, किसको देंगे? यहाँ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन तो ये था कि कौन दे सकता है, तो यहाँ पर बात की गई भैया हाई कोर्ट दे सकता है या फिर सेशन न्यायालय डीजे कोर्ट दे सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात की गई कि किसको दे सकते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट को। क्या क्या दे सकते हैं? परिवाद की धारा सेक्शन 203 के द्वारा या 204 की उपधारा 4 के अधीन कोई भी केस खारिज कर दिया गया है तो उसकी जांच करके बताया जाए, या किसी अपराधी को किसी केस में उन्मोचित कर दिया गया है तो उसकी जांच करके बताई जाए। इसके संबंध में अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट, अब यहाँ आता कि अगर सीजेएम को यहाँ पर दिया गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, तो या तो वो स्वयं जांच करे या फिर चाहे तो अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है इसकी जांच करने के लिए। और जो भी रिपोर्ट आएगी वो यहाँ पर जिस न्यायालय ने जांच करने के आदेश दिए उस न्यायालय को उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अगर हाईकोर्ट ने दिया तो हाईकोर्ट को भेज देंगे, या सेशन न्यायालय ने दिया तो सेशन न्यायालय को दे देंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलो परंतु में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। परंतु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति जो उन्मोचित कर दिया गया, उन्मोचित का मतलब आप समझते हैं उन्मोचन क्या होता है, जैसे कि उस पर चार्ज लगा ही न गए हों, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निर्देश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो। तो ज़रा ध्यान दीजिए, देखो क्या कर रहे हैं। न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निर्देश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर लिखनी चाहिए कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ये लिखना होगा। और ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो, अगर उस व्यक्ति को अवसर मिल चुका है तो फिर दोबारा से जांच करने के लिए क्यों, तो यहाँ पर कारण दर्शित करते हुए ऐसा किया जा सकता है। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट को अगर लगता है तो ऐसी जांच वो किसी भी प्रक्रम पर कराई जा सकती है। सेक्शन 399 में जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। अब सेशन न्यायालय रिवीजन कैसे करेगा? देखिए, सब क्लोज यहाँ पर फर्स्ट पर जरा ध्यान देंगे। ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा 1 के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है। तो देखिए कैसा कहा है कि पुनरीक्षण की शक्तियों का कैसे उपयोग करेंगे वो, ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया। तो पहले सेशन न्यायाधीश क्या करेगा, फाइल मंगवाएंगे और जब भी तो देखेंगे उनके पुनरीक्षण की जो शक्तियाँ उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब सेशन न्यायाधीश किसी फाइल को मंगाएंगे तो उनको देखेंगे और वो कैसे प्रयोग कर सकते हैं उन शक्तियों का, जैसे कि हाईकोर्ट धारा 401 की उपधारा 1 के अधीन करता है, तो वैसे ही ये सेशन न्यायालय भी उसी तरह से उनका प्रयोग करके उसका पुनरीक्षण कर सकता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज 2 पर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 399 का सब क्लोज। अगर हम 2 की तरफ एक बार ध्यान देते हैं तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, जहाँ सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्यवाही उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई है, सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण की कार्रवाई की गई है, वहाँ धारा 401 की उपधारा 2, 3, 4 और 5 के उपबंध जहाँ तक हो सकें और उपधाराओं में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों लगाया जाएगा कि सेशन न्यायाधीश के प्रति निर्देश। तो ये सेक्शन हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने आपको। अगले ध्यान देकर सब क्लोज 3 पर, जहां द्वारा या उसकी ओर से परीक्षण के लिए आवेदन सेशन प्रॉब्लम
सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, अभी सर सही है आवाज? एक सेकंड की, अभी देखते हैं आवाज। एक सेकंड बस लाइन पे लग जाइएगा आप लोग। हेलो, अभी हो रही है सर अभी भी। हेलो, अभी देखिए, अभी ठीक है आवाज? यस सर अभी ठीक है सर। ठीक है अभी। चलिए, अब आ जाएगा, कनेक्शन मैंने चेंज कर दिया तो अब क्लियर हो जाएगी, सही आ जाएगी आवाज, है ना। कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से हो सकता है कि ऐसा दिक्कत हो। देखिए, मैं देख रहा हूँ इसको थोड़ा सा और बढ़ाने से। हेलो, अभी देखो, अभी ठीक आ रही? यस सर एनहांस यस किया सर हुआ, ठीक है। शायद क्लियर हो गए। चलिए, आप जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए जरा सेक्शन 399 का अगर सब क्लोज हम लोग 3 पर यहाँ पढ़ रहे थे, सब क्लोज 3 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश या का निश्चय अंतिम होगा, और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्यवाही उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल सीधा सिंपल है। देखिए जरा यहाँ पे क्या बोल रही है, किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश किया जाता है, किसके? सेशन न्यायाधीश के समक्ष। व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का जो निश्चय है वो अंतिम होगा, और ऐसे व्यक्ति पुनरीक्षण के रूप में और कार्यवाही न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। जब सेशन न्यायाधीश द्वारा स्टार्ट कर दी गई है कोई भी कार्रवाई, तो किसी अन्य न्यायालय के द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 400 में थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन 400 में अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति, जो अपर सेशन न्यायाधीश होता है उसकी पावर्स के अंदर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान दीजिए। अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में जो सेशन न्यायाधीश के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा या अधीन उसे अंतरित किया जाता है, सेशन न्यायाधीश की इस अध्याय के अधीन सब शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उन कर सकता है। तो जरा देखिए यहाँ पे पावर जो डेलीगेशन का है वो कैसे होगा। जैसे देखिए, अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में जो सेशन न्यायाधीश के किसी विशेष आदेश द्वारा, तो अगर यहाँ पे सेशन न्यायाधीश ने कोई या तो साधारण आदेश दिया है, मतलब जनरली ऐसा रूटीन में चलता है, या कोई विशेष आदेश द्वारा या अधीन उसे अंतरित किया जाता है, कोई भी मैटर अगर उसे ट्रांसफर किया जाए जो सेशन न्यायालय सुनवाई कर सकता था, तो वो जो अपर सेशन न्यायाधीश है कैसे सुनवाई करेगा, जैसे सेशन न्यायाधीश ने सुनवाई की है, तो उसको वो सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उनका वह उपयोग कर सकता है, जो कि सेशन न्यायाधीश के पास थी। ठीक है, तो ये सीधा सीधा सा पावर डेलीगेशन का मैटर हो गया कि अगर कोई सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश को कोई भी केस अगर ट्रांसफर करता है तो वो बिल्कुल वैसे सुनवाई करेगा जैसे कि सेशन न्यायाधीश ने किया है, बशर्ते उसे या तो साधारण या विशेष आदेश द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 401 में 401 में जरा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां, ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन यहीं से ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सेक्शन वाइज, तो इसके सेक्शन पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 401, तो ये एक वीआईपी सेक्शन है, और इसमें आपने जो पहले पढ़ा हुआ था सेशन का, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, जो आपने 399 में पढ़ा। अब जरा ध्यान देते हैं हम लोग इसकी तरफ। देखिए सब क्लोज अगर आप फर्स्ट की तरफ देखें तो फर्स्ट में यहाँ पर दिया है,
ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया हो। कोई भी कार्रवाई, कोई भी मैटर जिसमें हाई कोर्ट ने स्वयं ही फाइल अपने पास मंगाई हो। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई, वह धारा 386, 389, 390, 391 के द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 के द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है। तो अगर हाईकोर्ट कोई भी फाइल मंगाता है, उसको लग रहा है कि ये जो 307 में सेशन न्यायालय द्वारा जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को स्वविवेकानुसार यूज कर सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट सुपीरियर जो कोर्ट होता है वो निचली अदालतों के सभी उनको यूज कर सकता है। और जरा ध्यान दीजिएगा, आवाज़ क्लियर है सभी को? हेलो, हाँ, थोड़ा सा आवाज़ के बारे में बता दीजिए, है ना? तो क्या है ना, बात वगैरह की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बार बार आना जाना, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है ना। देखिए जरा ध्यान दीजिए, प्रयोग कर सकता है। और जब भी न्यायाधीश जो पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन हैं, राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा। ये 400 का सब क्लोज, आप लोग 401 का सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे थे। जर्नली देखिए, अगर रूटीन में भी होता है, अगर देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोई कोर्ट है, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पर सेकंड क्लास का कोई कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, इनकी जो पावर्स हैं उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर सीजीएम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका सुपीरियर कोर्ट है। आगे ज़रा देखिए, यहाँ पर डीजे की हम लोग बात करें तो सीजीएम और इन सब की जो पावर्स हैं, इन सब की पावर्स को ये डीजे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर जो सुपीरियर कोर्ट कौन सा है, यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें तो यहाँ पर हम हाई कोर्ट को मान लेते हैं। तो हाई कोर्ट उनकी पावर को यूज़ कर सकता है। हाई कोर्ट की सारी पावर्स को, यानी कि उनके जजमेंट्स को भी कौन उलट सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये बिल्कुल एक चैन बनी हुई कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर्स को यूज़ कर सकता है, हाई कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे हम नेक्स्ट सब क्लोज नंबर सेकेंड पर, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश जो अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तब तक ना किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर ना मिल चुका हो। तो यहाँ पर सुने जाने का अधिकार उसको है कि भाई दोनों में से कोई भी किसी के समक्ष, या तो उसके प्लीडर के द्वारा या उसके स्वयं, तभी उसको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्लोज नंबर 3 पर जरा ध्यान देंगे हम लोग। इस धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली ना समझी जाएगी। ध्यान रखना, जहाँ पुनरीक्षण की बात की गई तो मेरिट्स और डिमेरिट्स पर ही सुनवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको दिए तो आदेश को उलट ही देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि कुछ वायलेशन हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सब क्लोज 3 पर सेक्शन 401 का, इस धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि में के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी कि हाईकोर्ट को यह आदेश वो पावर मिल गई है कि सभी दोष मुक्ति के आदेश हैं उनको सबको दोष सिद्धि में परिवर्तित कर दे, ऐसा नहीं। लेकिन मेरिट्स और डिमेरिट्स में आता तो बिल्कुल वो चेंज कर सकता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पर सब क्लोज नंबर 4 पर, जहाँ इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है। क्या हो सकती है? अपील। किंतु कोई अपील की नहीं जाती है। अपील हो सकती है और अपील नहीं की गई, वहाँ उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पुनरीक्षण की कोई कार्रवाई ग्रहण ना की जाएगी। अगर किसी ने अपील करने की बात की थी, मतलब अपील का जहाँ पे प्रोविज़न है तो वहाँ अपील करिए आप, जहाँ अपील का प्रोविज़न ही नहीं है वहाँ पुनरीक्षण के लिए करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने अपील की ही नहीं और अब आप बोलने लगे कि साहब नहीं तो अब तो हम पुनरीक्षण की बात करेंगे, पुनरीक्षण किया जा सकता, तो यहाँ पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। चलिए, जर्नली जो रिव्यू और रिवीजन के जितने भी मैटर्स होते हैं वहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर केसेस में अपील नहीं होती है जनरली वहाँ पर की जाती है। सब क्लोज नंबर 5 पर, जहाँ इस संहिता के अधीन अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जाता है। पहले तो देखिए
इस संहिता के अधीन ऐसा केस में जिसकी सुनवाई हुई है, दोष मुक्ति हुआ है या दोष शुद्धि हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अपील का प्रोविज़न है, किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया या रिवीजन का आवेदन कर दिया गया है, अपील नहीं किया, तो क्या होगा? और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती है। अगर किसी को ये गलत विश्वास है कि इसकी अपील नहीं होती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की अर्जी मान सकता है और उस पर तदनुसार कार्रवाई कर सकता है। यहाँ मैटर समझ में आया क्या? जिन केसेस में जनरली अपील होती है उन केसेस में रिवीजन नहीं होगा, और किसी ने अगर अपील जैसे केसेस में अपील हो सकती है और उसमें उसने क्या कर दिया है, यहाँ रिवीजन के लिए यानी कि पुनरीक्षण के लिए आवेदन लगा दिया है, ये पुनरीक्षण के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा? अगर उसे ये विश्वास है कि किसी व्यक्ति ने गलत विश्वास के आधार पर ऐसा किया था, अगर वो ऐसा कोई आवेदन लगा देता है, तो न्यायालय सद्भावपूर्वक ऐसा न्याय के हित में करने के लिए उसी जो पुनरीक्षण के लिए जो फाइल किया गया उसी को ही वो अपील मान सकता है, और बाकी के जो फीस जमा होती हैं वो करवा करके आगे की कार्रवाई कंटिन्यू कर सकता है। ये न्यायालय का स्वविवेक है, चाहे तो खारिज कर दे, चाहे तो कंटिन्यू आगे कर सकता है, प्रेशर नहीं डाल सकते। अब जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 402 पर। इतना समझ आया क्या आप लोगों को? हेलो? यस सर। यस सर। आ रहा है? ओके। किसी को कोई कंचन मैडम आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। आ रही, चलो अच्छी बात है मैडम। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 402 पर। देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं ये। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति, जो हाईकोर्ट है उसको क्या करेंगे, पुनरीक्षण के जो मामले उन्हें वापस लेने या किसी को अंतरित करने की भी पावर उनके पास होती है। देखिए सब क्लोज फर्स्ट में ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब एक ही विचारण में दोष सिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं, एक ही विचारण में दो सिद्धि एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं, तो उसी विचारण में दोष सिद्ध कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायालय को करता है। तो पहले कहाँ किया, कुछ ने कर दिया हाई कोर्ट में, मान लीजिए एक से ज़्यादा उसमें अभियुक्त हो तो कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट और कुछ लोग चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सेशन को चले गए। अब क्या होगा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। तब उच्च न्यायालय पक्षकारों की सुविधा और अंतर्गत प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए निश्चय करेगा कि उन दोनों में से कौन सा न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदनों को अंतिम रूप से निपटाएगा। और जब उच्च न्यायालय यह निश्चय करता है कि पुनरीक्षण के लिए सभी आवेदन उसी के द्वारा निपटाए जाने चाहिए, तब उच्च न्यायालय यह निर्देश देगा कि सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के लिए आवेदन उसे अंतरित कर दिया जाए। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट को लगता है कि सभी रिवीजन के जो मैटर है ना वो हाईकोर्ट के द्वारा निपटाए जाने चाहिए, तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि जो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई थी रिवीजन की, उसको वो अपने पास मंगा सकता है हाई कोर्ट में, ऐसा निर्देश दे सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। और जहां उच्च न्यायालय यह निश्चय करता है कि पुनरीक्षण के आवेदन उसके द्वारा निपटाए जाने आवश्यक नहीं है, वहां वह निर्देश देगा कि उसे किए गए पुनरीक्षण के आवेदन सेशन न्यायालय को न्यायाधीश को अंतरित कर दिए जाएं। अगर मान लीजिए कोई सेशन कोर्ट भी उसी में सुनवाई कर रहा है और हाई कोर्ट को लग रहा है कि हाई कोर्ट द्वारा आवश्यक नहीं है, इसे सेशन कोर्ट के द्वारा सुनवाई हो जानी चाहिए, तो हाई कोर्ट के मैटर भी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सेशन कोर्ट को। अब जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड नंबर पॉइंट पर। जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायालय उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष समयतक किया गया आवेदन है। देखो, जब कभी पुनरीक्षण के आवेदन उच्च न्यायालय को ट्रांसफ़र किए जाए, कहाँ से, जैसे मान लीजिए सेशन से सीधे हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र किए गए, तो बिल्कुल हाई कोर्ट ऐसे मान लीजिए कि सबसे पहले आवेदन उसी को ही लगाए गए थे इन प्राइमरी से। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब क्लोज नंबर 3 पर जरा ध्यान दीजिएगा। जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायाधीश उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष समयतता किया गया आवेदन हो। इसका मतलब क्या, अगर हाई कोर्ट यहाँ से ये जो हाई कोर्ट है इसने अपना मैटर सेशन न्यायाधीश को अगर ये ट्रांसफ़र कर दे इनको, तो बिल्कुल सेशन न्यायाधीश उसे कैसे निपटाएगा, जैसे उसको ही आवेदन किया गया हो। प्रेशर में नहीं कि हाई कोर्ट ने दिया तो कुछ फेवर करे या कुछ ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं।
वो बिल्कुल ऐसे ही समझेगा जैसे उसको ही आवेदन किया गया था। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब क्लोज 4 में, जहाँ पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है, वहाँ उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की प्रेरणा पर जिनके पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए हैं, पुनरीक्षण के लिए कोई और आवेदन उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगा। तो देखिए, जब किसी एक कोर्ट के द्वारा निपटाना शुरू किया गया या कार्रवाई लंबित है तो दूसरा कोर्ट उसे एडमिट नहीं करेगा। अब अगला जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन नंबर 403 पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है जल्दी में। देखिए 403 में पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा उल्लिखित है उसके सिवाय, जैसा संहिता में प्रोविजंस किए गए हैं उनके अन्यथा क्या हो सकता है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। जो न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, कोई भी कोर्ट जो अपनी रिवीजन की जो पावर्स है उनको यूज कर रहा है, उसके समक्ष स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है। किंतु यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को स्वयं या उसके प्लीडर को सुन सकेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर यह अधिकार नहीं है किसी केस में कि जो रिवीजन वाला जो न्यायालय है वो पक्षकारों को सुने, अगर उनको लगता है न्यायहित में ऐसा किया जाना ठीक है, तो यहाँ पर सुने जाने के अधिकार को उपयोग कर सकते हैं और पक्षकारों को बुला करके वो सुन सकता है। अगले जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 404 में महानगर मजिस्ट्रेट के निश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। जो महानगर मजिस्ट्रेट है, महानगर की डेफिनेशन कहाँ दी गई, किसी को पता है? पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए। महानगर जो मजिस्ट्रेट है उसकी, महानगर ऐसे कौन से क्षेत्र को कहा जाएगा, कहाँ दिया गया, जिसकी जनसंख्या कितनी है, जहाँ 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है। सेक्शन में सर जहाँ 10 लाख। वो सेक्शन कौन सा था? 8। अरे वाह, 8। देखा, ऐसे बच्चे कहीं मिल सकते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, महानगर मजिस्ट्रेट के निश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किसी महानगर मजिस्ट्रेट का अभिलेख धारा 397 के अधीन मंगाया जाता है, तब वह मजिस्ट्रेट अपने निश्चय या आदेश के आधारों का और किन्हीं ऐसे तथ्यों का जिन्हें वह विवादक के लिए तात्विक समझता है वर्णन करने वाला कथन अभिलेख के साथ भेज सकता है, और न्यायालय उक्त निश्चय या आदेश को उलटने या आपस्त करने से पूर्व ऐसे कथन पर विचार करेगा। तो देखिए, पहले रिकॉर्ड मंगाएंगे, देखेंगे मेरिट्स डिमेरिट्स के आधार पर निर्णय करना, और उसके बाद उसको अगर लगता है कि आदेश को पलटना चाहिए तो वो पलट सकता है, और यह लगता है कि नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो हाई कोर्ट उसे कंटिन्यू भी कर सकता है। ये हाई कोर्ट को पावर होती है। अगले जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन 405। 405 में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। अगर हाई कोर्ट ने किसी भी कोर्ट के द्वारा वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया पुनरीक्षण में, उसने कोई भी सुनवाई की है, तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं जहाँ पर अपील की गई थी, अगर अपील में उस जजमेंट में कुछ भी किया गया, निरस्त किया गया है या फिर उसे कंटिन्यू किया गया, तो उस आदेश को न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, वो स्वयं उसे सर्टिफाइड करेगा और उस अदालत को भेज देगा जिस अदालत के जो मूल आदेश था, जिसने सुनवाई दिया था, उस कोर्ट को वो वापस से भेज देगा। देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई मामला इस अध्याय के अधीन पुनरीक्षित किया जाता है, तब वह धारा 388 द्वारा उपबंधित रीति से अपना निश्चय या आदेश प्रमाणित करके, देखना जरा यहाँ पर कैसे करेगा, आदेश को प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा पुनरीक्षित निष्कर्ष या दंडादेश या आदेश अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था। ठीक, तो उसी न्यायालय को जिसने आदेश दिया था, और तब वह न्यायालय जिसे निश्चय या आदेश ऐसे प्रमाणित करके भेजा गया है, ऐसे आदेश करेगा जो ऐसे प्रमाणित निश्चय के अनुरूप है, और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस थी 405 की। सभी को क्लियर हो गया? कल हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 31, आपराधिक मामलों का अंतरण कैसे किया जाएगा, ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा।
हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो तो इधर आप बता दीजिए, जल्दी से आ जाइए, लाइन पर आ जाइए प्लीज़। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना है गाइस? लेकिन सेक्शन को जरूर रिवीजन करते जाइए। क्वेश्चन आंसर के लिए हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हो सकता है कि नाइट में हम आपको मैसेज करके क्वेश्चन आंसर आपको कंटिन्यू करवाएं। तो पहले आप इसको रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन के बाद में फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी का कल हम लोग फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। नहीं, ठीक है गाइस, चलिए तो हम यहाँ क्लास को स्टॉप कर रहे हैं।